आप लोग पेज नंबर 135 खोलिए। 135 का लास्ट पैराग्राफ मैं थर्ड पार्ट में शुरू करने वाली हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। भंबल दा को मैंने काफ़ी करीब से देखा है। उनसे 2 वर्ष बड़े थे अशोक दा। आगे ही आगे निकलते गए थे अशोक दा, पीछे ही पीछे छूटते गए थे भंबल दा। तो भंबल दा के बड़े भैया जो हैं उनका नाम है अशोक दा, जो 2 साल के बड़े थे। वे अपने पढ़ाई में उन्नति करते रहे, ज़िंदगी में तरक्की करते रहे और ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गए, चीफ जनरल मैनेजर तक हो गए थे। और यहाँ पे भंबल दा जो है उनकी अवनति ही होती गई, मतलब पीछे ही छूटते गए, उनकी वैसी उन्नति नहीं हुई। आज दोनों की उपलब्धियों में वर्षों का नहीं युगों का फासला था, दोनों में काफ़ी अंतर था। कहाँ अशोक दा चौकड़ियाँ भरते चीफ पर्सनल मैनेजर, तो अशोक दा जो है वे चीफ पर्सनल मैनेजर तक पहुंच गए थे। और भंबल दा रेंगते हुए मास्टर रोल से अदनी किरानीगिरी तक ही पहुंच पाए थे। और वे जो हैं बहुत मुश्किल से क्लरिकल का एक पोस्ट, वे किरानी का नौकरी उन्हें मतलब लेखक ही उन्हें जुगाड़ कर दे पाते हैं। स्कॉलरशिप लेकर अशोक दा कॉलेज जाने के साथ ही बड़े साहब की नज़र में चढ़े गए, तो चढ़ते ही चले गए। आना जाना बढ़ा, फिर उन्हीं की लड़की से शादी और उन्हीं के पैसों पर अमेरिका जाना। तो वे पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते थे, स्कॉलरशिप भी मिला कॉलेज में, और फिर वे विदेश चले गए। चीफ उनके जो मैनेजर थे उन्हीं की बेटी के साथ उनका विवाह भी हो गया। और उसके बाद क्या है, उन्हीं के पैसों से वे अमेरिका भी घूम कर आए, जाना पड़ा था, लड़की से शादी हुई उन्हीं की। फिर तो देश देशांतर घूमने का क्रम ही चलता रहा, तो हमेशा उन्हें विदेश का भ्रमण करना पड़ता था, नौकरी के क्षेत्र में बोलो या घूमने जो भी हो, उनका विदेश भ्रमण चलता ही रहा। शादी भी तो उन्हीं के बंगलों पर हुई थी, यहाँ तक शादी भी जो है उनकी क्या है उन्हीं के बंगले में हुई थी पूरी तौर पर। अच्छा, शादी भी तो उन्हीं के बंगले पर हुई थी, जिनमें महज औपचारिक आमंत्रण मिला था भंबल दा और उनकी माँ को। तो उनके शादी में भी ढंग से क्या है उनकी माता को निमंत्रण नहीं मिला था। माँ और भाई दोनों क्या है बहुत ही औपचारिक ढंग से, मतलब अच्छे से उन्हें निमंत्रण नहीं किया गया था। जैसे ऑफिशियली जैसे इनवाइट करते हैं वैसा ही, मतलब वो मेरा खुद का भाई है या मेरी माँ है, प्यार के साथ यत्न के साथ निमंत्रण करना वैसा नहीं हुआ था। शादी क्या हुई, पूरी तौर पर गृह त्याग कर बंगलों पर को अपना लिया अशोक दा ने। और शादी के बाद, शादी के पहले तो फिर भी यहाँ रहते थे, पर शादी के बाद क्या है वे इनका जो छोटा सा घर था उसको वे त्याग देते हैं और जाकर अपने ससुराल रहने लगते हैं। तब भंबल दा ने लगातार 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार फॉर्म भरे थे मैट्रिकुलेशन के। तो इसके पहले 4 बार क्या है मैट्रिकुलेशन में फेल हुए थे, तो 5वीं बार वे फॉर्म भरते हैं और मैट्रिकुलेशन पास करते हैं। तो कितने ट्राई के बाद भंबल दा मैट्रिकुलेशन पास करते हैं? 5। ठीक है, वे 5 बार क्या है मैट्रिकुलेशन एग्जाम के लिए, मैट्रिकुलेशन मतलब उस समय का जो हम बोलते हैं माध्यमिक एग्जाम। ठीक है, खैर उस बार फेल नहीं हुए, वरना हर साल पढ़ाई गौण और घर का खर्च जुगाड़ करना ही मुख्य हो जाता उनके लिए। उस अदनी अप्रेंटिसशिप के लिए भी कितनी पापड़े बेलनी पड़ी थी उन्हें। अशोक दा को पता चलता तो उस सड़ी नौकरी में भंबल दा को कभी ना होने देता। अगर मतलब क्या यहाँ पे नौकरी के लिए भी देखो बड़ी मुश्किल से वे क्या है मैट्रिकुलेशन तो पास करते हैं, नौकरी भी नहीं मिलती, पर यहाँ पे क्या है लेखक के खुशामद से या जो भी है उन्हें नौकरी तो मिलती, पर अगर अशोक दा को पता चलता तो ये नौकरी उन्हें कदाचित नहीं देते, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया था। गाहे बगाहे कहते रहते आदमी को शान से जीना चाहिए, या तो इस दुनिया में कूच कर जाना चाहिए। मेरा भाई मेरी गरिमा के अनुकूल होकर आता है तो उसका स्वागत है। तो भैया क्या कहते थे, अगर भाई मेरे अनुकूल आता है तो उसका मैं अपने घर में स्वागत करूँगा, वरना उसे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है।
माँ को मेरे पास छोड़ दे या उसे लेकर किसी दूसरे शहर चला जाए, या तो माँ को मेरे पास छोड़ दे, नहीं तो माँ को लेकर किसी और शहर चले जाए, मेरे साथ संपर्क संबंध ना रखे। मैं जैसे दूसरे को खैरात बांटता हूँ उन्हें भी 250 भेज दिया करूँगा। तो वो कहता है कि मैं जैसे दूसरों गरीब लोगों को रुपये दिया करता हूँ वैसा ही मैं क्या है महीने में क्या है 250 रुपये उनको दे दिया करूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर भंबलदा को शान की नहीं सम्मान की ज़िंदगी चाहिए थी। अब भैया 250 रुपये देंगे ऊपर से खड़ी खोटी सुनाएंगे, यह उन्हें मंजूर नहीं था। तो वे सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते थे, इसीलिए वे भैया से कोई रुपया नहीं लेते थे। उनके अनुसार शान में दूसरों से अपने को ऊंचा दिखाने की क्रूरता और खुदगर्जी होती है, जबकि सम्मान उनके लिए परस्पर सौहार्द और समता का घोतक था। खैर, मुझे ज्यों ही उनकी बात मालूम हुई, मैंने अशोक दा को बिना बताए चुपचाप उनका सिलेक्शन कर लिया। तो क्या है, जब अब उन अशोक दा अलग हो जाते हैं तो उन्हें भी भंबलदा पर तरस आता है और उन्हें बिना बोले इन्हें एक नौकरी का इंतज़ाम कर देते हैं भंबलदा का। अशोक दा ने मुझे बुलाकर कसकर डांटा था कुछ दिनों बाद। तो जब अशोक दा को पता चलता है कि इन्हें एक क्लर्क का नौकरी दे दी गई है तो अशोक दा लेखक को बहुत डांटते हैं। अब मेरे सामने यह समस्या थी कि कैसे भंबलदा को बाकी सहकर्मियों की तुलना में आगे बढ़ाते हुए शीर्ष पर ले आऊं। तो उनका तब एक ही मोटिव हो गया था। वैसे तो भंबलदा काफ़ी मेहनती थी, बहुत मन लगाकर काम करते थे। अब उनकी इच्छा थी कि किस प्रकार वे और आगे बढ़ते रहे। इस बीच इंटर प्राइवेट से 3rd डिवीज़न इंटर पास करते क्या 3rd डिवीज़न में पास कर चुके थे। मौका पाते ही मास्टर रोल्स से कुछ प्रमोशन किरानीगरी तक करने का बहाना लेकर मैंने उन्हें क्लर्क भी बना दिया और लेखक उसे क्लर्क तक के ओहदे तक पहुंचा दिया। काम इतना सफाई था कि अशोक दा जैसे घाघ अफसर को छोड़कर किसी को शक ना हुआ, भंबलदा को भी नहीं। तो क्या है, बहुत चालाकी से चतुराई से वे क्या करते हैं, उन्हें प्रमोशन में हेल्प करते हैं। पर क्या है, अशोक दा को सब कुछ ज्ञात हो रहा था। मैं अब आड़े उल्टे प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव से उन्हें आगे ग्रेजुएसी और पोस्ट ग्रेजुएसी करके किसी डिग्री में स्पेशलाइज करने को उकसाने लगा, मगर उनसे यह सब नहीं हो सका। अब लेखक चाहते थे कि वे पढ़ाई कुछ और आगे करें, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो इससे क्या है वे बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकेंगे। मगर भंबलदा से पढ़ाई नहीं हुई। ड्यूटी के बाद पार्ट टाइम मुनीमी करके वे पैसे जोड़ रहे थे। देखो, ड्यूटी में जो सरकारी नौकरी के बाद मतलब जितना भी पैसा मिल रहा था उसके बाद वे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे, क्योंकि उस समय क्या है उतना इनकम नहीं मिलता था, तो सिर्फ इस नौकरी से उनका घर चलने वाला न था। जवान बहन उन पर आश्रित थी, उनकी बहन भी थी, फिर परिवार ही नहीं मोहल्ले तक ही उनकी जड़ों में वे इस कदर समाये हुए थे। उनसे मुक्त कर उन्हें ऊपर का फैला आकाश कैसे दिखा पाता। अब देखो, वे क्या है सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, उनके आसपास लोगों में मतलब क्या कहीं भी किसी की ज़रूरत पड़ती थी वे हमेशा आगे मतलब उन्हें हेल्प करने के लिए, उन लोगों की सहायता के लिए आगे कूद पड़ते थे। बंगाली हो या गैर बंगाली, हिंदू हो या दूसरे मजहब को मानने वाला, भंबलदा या बम भोले भैया सबकी खुशी गमी में शरीक। किसी को अस्पताल पहुंचाना है तो एम्बुलेंस बनकर उनके कंधे हाजिर। तो क्या है, कंधे में करके किसी को अगर हॉस्पिटल पहुंचाना है तो वे पहुंच जाते थे। घाट ले जाना हो, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर घाट का काम करने के लिए वे आगे निकल जाते थे। अर्थी के लिए कंधे हाजिर हो जाते थे। कब्रिस्तान में जाना हो तो मौन भीड़ के कंधे झुकाए चले जा रहे थे, चाहे वह सिर्फ अपने धर्म के लोग या अपने मज़हब के लोग ही नहीं, दूसरे मज़हब के लोगों की मतलब हेल्प करने के लिए हमेशा वे आगे रहते थे, हमेशा सहयोगी की तरह सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। शादी का सामान जुगाड़ करना हो तो कंधे सामान के लिए हाजिर। उन कंधों पर पढ़ाई की जिम्मेदारी वे कब डालते, आखिर वे पढ़ाई कब करते, क्योंकि पूरे गांव का मानो उन्होंने ठेका ले रखा था। किसकी शादी है तो उनकी जो खरीदारी है, शादी में काफ़ी खरीदारी करनी पड़ती है, तो वे कर लाते थे। किसको
मतलब कंधा देना हो या किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, हर काम में भंबलदा सबसे आगे रहते थे। घूम फिर कर मुस्त कोल्हू के बैल की तरह वहीं रह गए भंबलदा। कोल्हू के बैल मतलब हमेशा मतलब बहुत परिश्रमी जिसे कहते हैं, उसे को कोल्हू का बैल कहा जाता है। अशोकदा की शादी से पूरी तरह टूट गई थी माँ। तो जब अशोकदा की शादी होती तो उससे क्या है, उसकी माँ पूरी तरह टूट गई। तो यूं उन्हें हर संभव संतुष्ट रखने के लिए भंबलदा ने कोई कसर उठा न रखी थी। मर खपकर शादी भी कर डाली थी बहन की अपने बलबूते पर। देखो माँ बहुत मतलब उदास रहती थी, मगर भंबलदा कोई कमी नहीं रखते थे। यहाँ तक अपने बहन की जो शादी है वह भी करवा देते हैं। बहन की मतलब अपने बलबूते पर जितना हो सकता है वो अपनी उसी खर्च में अपनी बहन की भी शादी कर देते हैं। अशोकदा इससे और भी खींच उठे थे। हालांकि कभी भी उन्होंने बहन की शादी को लेकर कोई भाग दौड़ नहीं की थी, फिर भी ये उनकी जड़ें थी जो निहायत बदसूरती और बेहुदगी के सारे सर उठाए उभरी हुई थी। अब अशोकदा से कोई हेल्प नहीं मिलता है। हेल्प इन द सेंस मतलब ये तो हमेशा अलग से ही रहते थे, दूर दूर ही रहते थे, तो ये भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि भंबलदा अपना नाम कमा ले रहा है मतलब ये सब कार्य करके। इस बात को वे न भूल पाते। माँ के लिए बेटा बेटा ही होता है और उन्हें यह चीज़ बुरी तरह सालती कि उनका एक बेटा उनकी छाया तक से बसता चलता है। तो माँ को बहुत बुरा लगता था कि बड़ा बेटा जो है उनकी छाया से दूर दूर रहता है। भंबलदा के सामने अपने इस दर्द को झुटलाने के लिए अशोकदा की तारीफों के पुल बांधे फिरती। चाहे कुछ भी हो, पर माँ जो है झूठी झूठी तारीफ करती थी अशोक के लिए। चाहे कुछ भी हो, कहीं भी पहुंच जाए, कहाएगा तो मेरा बेटा और तेरा भाई ही ना। तो माँ उसे समझाती थी कि हे भंबल देख, आखिर वो मेरा ही बेटा है, तेरा ही तो भाई है, इसीलिए उससे इतना खफा मत रहना। मगर भंबलदा तो पक्के बम भोले हूँ हाँ कहकर खाए और चल दिए, या सोते समय वार्ताएं होती तो थोड़ी देर बाद उनकी नाक की ही माँ की बातों का उत्तर देने के लिए बची रहती। माँ उन्हें सोया जानकर अपने दिल के दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर फिर उन्हें तन्हाइयों में डूब जाती। तो वह माँ की बातें सुनने के लिए मतलब रात को वह सो जाता था और माँ भी चुप हो जाती थी, क्योंकि भंबलदा को अपने भाई के बारे में सुनने के लिए, भैया जो हैं उनसे बड़े, उनके बारे में सुनने के लिए बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ तक आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको पार्ट 4 में पढ़ाऊँगी।